तो सबसे पहले आपके आज के करंट अफेयर्स 23 जुलाई 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है वेंकटेश्वरा टेम्पल त्रिमुला सॉरी वहां पे। ठीक है, तो ये आपके कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटका देखो, कर्नाटका नहीं आंध्र प्रदेश, सॉरी गलती हुई मुझसे। तभी आंध्र प्रदेश में तिरुपति में सुना ही होगा, तिरुपति टेम्पल जो है आपका। ठीक है, तो वो आपका वेंकटेश्वरा टेम्पल है। तो ये जो टेम्पल है एक तो हिस्टोरिकली बहुत फेमस है। ये टेम्पल का करंट अफेयर बेसिकली आज क्या बना है कि ये टेम्पल एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करवाने लगा है। मंदिरों के पास बहुत पैसा है, हमारे सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास बहुत पैसा है। तो हमारी फौज के पास नहीं है कि हम बॉर्डर पे लगा सकें, पर मंदिरों के पास जरूर है कि 25 करोड़ की टेक्नोलॉजी लगाने लगे हैं अगले। तो इसके चलते हुए अगलों ने टेंडर शुरू किया है और लगाया। ठीक है, ये वेंकटेश्वरा जो टेम्पल है ये विष्णु की भक्ति के लिए है और ये बहुत ही फेमस, ये सारी चीजें तो आपने सुनी हुई है। अब इसमें मेन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो टेम्पल है ना ये द्राविडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है। अब ये द्राविडियन आर्किटेक्चर होता क्या है, देखो आपके टेम्पल आर्किटेक्चर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है द्राविडियन जो लिखा ही हुआ है, ठीक है। जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स है ना वो जिस तरीके से बने उन्हें कहते हैं द्राविडियन आर्किटेक्चर में वो बने। जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल बनते हैं उन्हें कहते हैं नगर स्टाइल के। ये नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है जो सेंट्रल इंडिया है वहां पे है विसार स्टाइल। एक ए एक्स्ट्रा फालतू में, पर विसार प्रोनाउंसिएशन और नगर प्रोनाउंसिएशन है। तो नगर स्टाइल के नॉर्थ इंडिया में, विसार जो सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जो सेंट्रल वाला इंडिया आ गया, और जो हमारा साउथ इंडिया नीचे कर्नाटका केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ये सारी जगह पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर ये है द्रविडियन। देखो ये अलग अलग टेम्पल आर्किटेक्चर्स क्या है, बेसिकली टेम्पल्स बनाने के तरीके प्लस उनके अंदर जो फीचर्स होते हैं। कई टेम्पल्स की वॉल्स अलग तरीके की होती हैं, कईयों की अलग तरीके की होती हैं। उसके बाद कईयों में वाटर बॉडी अंदर पक्का होती है, कईयों में नहीं होती। ठीक है, फिर मूर्तियां जहां पे रखते हैं वो कहाँ पे रखी होती हैं, प्लस जो मंदिर का टॉप पोर्शन होता है, जो मंदिर के टॉप कोन बना होता है, ये भी अलग अलग डिजाइन का होता है। ठीक है, इसे कहते हैं शिखर, ऑफिशियल लैंग्वेज में इसे शिखर कहते हैं। ये भी अलग अलग टाइप का होता है। यहाँ स्टेयर्स भी हो सकती हैं ऐसे, मतलब स्टेयर डिजाइन में बना होता है ये, या नॉर्दर्न जो हमारा स्टाइल होता है इसमें ये बिल्कुल प्लेन होता है, साउथ में ये स्टेयर्स की तरह ऊपर जाते होते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जो अलग अलग हैं। आर्ट एंड कल्चर में और डिटेल से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे अपने आप में आज द्राविडियन स्टाइल के जो फीचर हैं, सबसे पहले द्राविडियन स्टाइल क्या होता है। द्राविडियन स्टाइल के हमेशा एक आसपास एक कंपाउंड वॉल होगी, यानी कि जो द्राविडियन टेम्पल होते हैं टेम्पल सेंटर में होगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के आसपास दीवार पूरी बनाई होगी। ठीक है, इसके किसी एक दीवार के बिल्कुल सेंटर में आपका ये दरवाजा होगा। ठीक है, सेंटर में आपका ये दरवाजा। ठीक है, इसके बाद अगली बाकी चीजों में क्या होता है, ये जो द्राविडियन टेम्पल है इसमें कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई वाटर बॉडी पक्का होगी, इनमें पानी पक्का होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल है ना, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में सब में हमेशा देखना सब में वाटर बॉडी नहीं है, ये फीचर कईयों में नहीं होता। तो ये साउथ में ये फीचर पक्का है कि वाटर बॉडी होगी। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से बने हैं, तो अलग अलग मतलब राजाओं ने अलग अलग फीचर्स ऐड करवाए, इस कारण ये चीजें अलग अलग हो गई हैं। उसके बाद ये एंट्रेंस को कहते हैं गोपुरम। ठीक है, तो एंट्रेंस ये जो था इसे कहते हैं गोपुरम। विमान, ये जो ये शेप हुई ये विमान हुआ, विमान के ऊपर टॉप पे जो लगा होता है वो हुआ शिखर। ठीक है, तो शिखर तक पहुंचने के लिए जो विमान है ये स्टेयर्स की टॉप तरह होता है, आपके यहाँ पे ये स्टेप्ड पिरामिड के तौर पे होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपके साउथ के फीचर्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें इसी तरीके से लिखी हुई हैं। उसके बाद शिखर, ये जो सबसे ऊपर वाला वर्ड होता है, देखा है ना, हर टेम्पल के बिल्कुल ऊपर एक थोड़ा सा पोल सा लगाया होता है, उसे शिखर कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो पूरा का पूरा फीचर क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आपके साउथ इंडिया के जो टेम्पल हैं उसमें सिर्फ एक ये सेंटर में नहीं होता, इसके आसपास छोटे भी होंगे। ठीक है, ये आसपास बड़ा होगा और एक बीच में छोटा होगा, तो ये जो टॉप भी है वो मल्टीपल होंगे। ठीक है, और जिसमें मेन मूर्ति आपकी रखी जाती है ना, गर्भगृह वो बोला जाता है, जहां पे आपकी मेन मूर्तियां रखी जाती हैं उसे कहते हैं गर्भगृह। जो एक पूरे चेम्बर बनाया होता है जहां पे मूर्तियां रखी होती हैं, ये हमेशा, ये जो टावर होते हैं ना, इनके नीचे ही ये हमेशा बनता होता है गर्भगृह। पर ये जो साउथ इंडिया में जो सबसे छोटा होगा ना हाइट में, उसके अंदर होगी ये। ठीक है, और वो इसलिए सबसे छोटा होगा क्योंकि पुराने जमाने से वो वहां पे है, तो बाद में टेम्पल बड़ा हुआ होगा, तो आसपास के टेम्पल का कॉम्प्लेक्स बड़ा किया होगा ना, तो और जगह पे टेम्पल फैलता जाता है, पर ये पुरानी चीज यहाँ पे छोटी रह जाती है। ठीक है, तो इस कारण ये जो गर्भगृह और ये है, ये सबसे छोटे वाले इसमें होता है। तो आपको ये जो चीजें हैं ना, द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये सारे ये पढ़ के इसी तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते होते हैं कि इनमें से कौन सा द्रविडियन आर्किटेक्चर का फीचर नहीं है या है, जैसे भी क्वेश्चन आना है, तो बस उस तरीके से हमने आंसर करना है। क्लियर है? तो कुछ मशहूर टेम्पल आपके, कांचीपुरम का टेम्पल, तंजौर का टेम्पल, मदुराई का टेम्पल, और आपका ठीक है, मदुराई का कुंभकोणम, ये जो टेम्पल्स हैं ये साउथ इंडिया में द्राविडियन स्टाइल के बहुत ही फेमस टेम्पल्स हैं। ठीक है, इन सब की, ये जितने भी टेम्पल्स आज मेंशन्ड है ना यहाँ पे, जितने भी, इन सब की एक बार आज घर जाके फोटोग्राफ देखना, गूगल पे सर्च करना इनका नाम, आपको फोटोग्राफ आ जाएगी। क्योंकि एक बार फोटो देख लोगे और उसके साथ ही फीचर्स कंपेयर करोगे ना, याद करना तभी आसान होता है। देखो, आर्ट एंड कल्चर के लिए, पूरी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस के लिए एक चीज याद रखो, डायरेक्टली रट्टा मारने बैठोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की चीज पढ़ते हो, जैसे आगे जाके पूरा सब्जेक्ट करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, अगर चाहते हो आर्ट एंड आर्किटेक्चर याद हो जाए, लोगों को बहुत मुश्किल लगता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट कि कैसे याद करेंगे ये फीचर, किसमें दीवार है किसमें नहीं है, किसके दीवारों के ऊपर डिजाइन है किसमें नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि फोटोग्राफ देखा करो, क्योंकि हमारा ब्रेन कैसे है, हमारा ब्रेन हाँ पिक्टोग्राफिक मेमोरी बना लेता है। तुम्हें ये याद नहीं होगा तुमने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी है, पर ये जरूर याद होगा लास्ट मूवी कौन सी देखी थी। और मैं ये भी कह दूं लास्ट थिएटर में मूवी कौन सी देखी थी, दिमाग कहीं ना कहीं रिकॉल कर लेगा। पर मैं कह दूं कि एनसीईआरटी के लास्ट के कौन सा पेज पढ़ा है उसके ऊपर 4 लाइनें बता दो, वो शायद नहीं याद होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन बना ही ऐसा है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं सबके साथ है। तो जो चीजें ऐसी होती है ना जिनकी पिक्चर देख सकते हो, उनकी हमेशा फोटोग्राफ देख के याद किया करो, ये बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को याद करने का। तो ये सारे टेम्पल्स की, इनकी वॉल्स की, ये सारी चीजें सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएगा गूगल पे। तो बस सर्च करो, फोटोज के थ्रू पढ़ो इस चीज को। क्लियर है? तो ये मैंने आपको फीचर अभी साथ में समझा दिए, पर घर पे एक बारी फोटोग्राफ देखना और उसके साथ रिवाइज करना इस पीडीएफ को। नेक्स्ट इज डिजिटल करेंसी ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी पे अब जाके पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने लगा है, जिसमें हम इसका ट्रेड करेंगे। अब डिजिटल करेंसी क्या होती है, मतलब एक तो तुम्हारे नोट है, और डिजिटल पहले ट्रांजैक्शंस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ये डिजिटल करेंसी क्या होगी। हमारा लॉन्ग टर्म में विजन क्या है, डिजिटल करेंसी एक तरह से आपकी है तो डिजिटल ट्रांजैक्शन ही, पर उस डिजिटल ट्रांजैक्शन को एक करेंसी का रूप लेने लगे। अभी क्या है, एक तरह से फिजिकल कैश की रिप्लेसमेंट है वो। हाँ जी, तो अभी जो हम क्या कहते हैं करेंसी यूज करते हैं, चाहे तुम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो, है तो फिजिकल कैश की रिप्लेसमेंट ना।
हम क्या कर रहे हैं और दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज अब क्या करने लगी हैं, लॉन्ग टर्म में अपनी करेंसी को बदल के ऑनलाइन एक तरह से एक ई करेंसी क्रिएट करने लगे हैं। ठीक है, ये आइडिया कहां से आया, जब आपके क्रिप्टो करेंसीज फेमस होने लगी। हाँ जी, क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि आपने सुना होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक्चुअली कोई रियलिटी में कोई कॉइन नहीं एग्जिस्ट करता, ये सारी की सारी करेंसी ही ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। कितना पैसा बना, सी अभी जो है हम क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा बना है। ठीक है, हम हमेशा फिजिकल प्रिंटिंग देखते हैं कि कितनी प्रिंटिंग हुई है। ठीक है, होता क्या है, एक रेशो होती है करेंसी टू जीडीपी रेशो। एक करेंसी टू जीडीपी रेशो क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी ध्यान से समझना, कई बार यही पेपर में डायरेक्टली आ जाती है। करेंसी टू जीडीपी रेशियो का मतलब है किसी कंट्री की जीडीपी कितनी है। लेट्स सपोज इंडिया की जैसे 3 ट्रिलियन डॉलर के पास की जीडीपी है, इसे रुपये में कन्वर्ट करो। ठीक है, रुपये में जो वैल्यू आएगी उसमें से कितने परसेंट आपका करेंसी फिजिकल मनी प्रिंट की जा चुकी है। ठीक है, जो एग्जिस्टेंस में है, कई तो जो पुराने बहुत ही खराब हो जाते हैं नोट्स, वो बैंक वापस ले लेते हैं, वो खत्म कर दिए जाते हैं। यानी कि हमारी टोटल जीडीपी का कितना हिस्सा फिजिकल नोट्स के तौर पे हमारी करेंसी में घूम रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या है कि देखो, जितनी तुम ये ना एक चीज का स्टेटस शो करता है, अगर तुम्हारी कंट्री में डिजिटल ट्रांजैक्शंस कम है, ठीक है, अगर तुम्हारी कंट्री में डिजिटल ट्रांजैक्शंस कम है और उसकी जगह फिजिकल कैश ज्यादा है, फिजिकल कैश का मतलब होता है कि तुम्हारा भी फाइनेंशियल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ होगा। ठीक है, जितना ज्यादा फिजिकल कैश होगा, यानी कि तुम्हारी इकोनॉमी सारी सारी पेपर नोट्स पे चल रही है। दूसरा, सरकार के ऊपर क्या होता है, सरकार को फिजिकल नोट प्रिंट करने पे खर्चा एक्स्ट्रा उठाना पड़ता है। इसी से एक और चीज जुड़ी हुई है जिसे कहते हैं सॉइल रेशियो। एक और टर्मिनोलॉजी इसके साथ में बताता हूं। हर जो नोट प्रिंट होता है ना, हर नोट की एक सॉइल रेशियो होती है। अब सॉइल रेशियो का मतलब है कि ये नोट कितने टाइम बाद, देखा है ना, जब कोई नया नया नोट आता है, बिल्कुल ही फ्रेश कड़क नोट होता है, मुड़ भी नहीं रहा होता। पर जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, कई नोट देखे ना बिल्कुल ही डार्क से खत्म ही हुए पड़े होते हैं, वो ऐसे नोट होते हैं जिन्हें बस अब रिसाइकल कर देने वाला होता है। तो बैंकिंग में जाते हैं तो उन्हें आरबीआई रिसाइकल कर देता है। तो जब भी एक नोट बना, कितना टाइम लगेगा उसे वापस सिस्टम में रिसाइकल करने में, तो उसी के हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा, अगर दूसरे तरीके से पूछे हम, सॉइल रेशियो समझ आ गया ना कि कितने टाइम बाद नोट को रिप्लेस करना पड़ेगा, पुराने नोट की जगह नया नोट इश्यू करना पड़ेगा। क्या लगता है सबसे, जिन्हें पहले बताया हुआ है वो तो रहने देना, क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन सी नोट की सॉइल रेशियो हाईएस्ट किसकी होगी? 10, 50, 100, 2000? 10। सॉइल रेशियो होता है कितनी जल्दी बदलना पड़ेगा। ज्यादातर नोट कौन सा यूज हो रहा होगा, 2000 कॉमन है या 10 कॉमन है? 10। नहीं नहीं नहीं, जो सॉइल रेशियो होता है जितनी जल्दी बदलना पड़ेगा उतनी रेशियो हाई होती है। तो 10 का नोट सबसे जल्दी हाथ चेंज करता है। 10 के नोट ही देखे ना जिनकी सबसे बुरी हालत होती है, वो ही सबसे जल्दी सॉइल रेशियो पे जाते हैं। 2000 के नोट अगर प्रिंट हुए, उन्हें वापस रिसाइकल होने में बहुत टाइम लगता है, वो टाइम से रिसाइकल होते हैं। 500 का उससे कम, मतलब जितनी छोटी करेंसी उतनी जल्दी रिसाइकल होती है। हाँ, वो तो है ही कि वो तो तुम्हारी साइकोलॉजी है ना कि अगर 2000 का नोट खुला तो बस खुलता ही जाएगा जब तक खत्म ना हो जाए। ठीक है, वो भी तुम सॉइल रेशियो से बचा रहे हो, उसे यूज ही नहीं करते इसी चक्कर में। पर ये वैसे भी रियलिटी है, 2000 का खुल गया, वैसे ही 500 का खुल गया, वो भी ऐसे ही खत्म होता है। तो इसी के चलते हुए अब सारी दुनिया की कंट्रीज करना क्या चाहती हैं, देखो इसमें अगली करेंसी में प्रॉब्लम क्या है। एक तो तुम्हारे काउंटरफिटिंग बहुत होती है। काउंटरफिटिंग पता है ना, नकली नोट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने अब करेंसी बदल ली, हमारी करेंसी में नकली नोट नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा जिस नोट से आजकल बच के रहने वाला है, कौन सी करेंसी का नोट है जिसे सबसे ज्यादा
नकली सर्कुलेशन में? 200 का। अगली बारी किससे 200 का नोट लो, ध्यान से लेना, 200 के नोट सबसे ज्यादा नकली सर्कुलेशन में है, ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है। 200 पे कोई ध्यान नहीं देता, तो हुआ क्या है, जो नकली नोट छापते हैं ना, वैसे क्या होता है, सबसे सस्ते नकली नोट छापने हैं, सबसे ऊपर वाले छाप लो, पर 2000 वैसे कोई सस्पिशन से देखेगा, तो उन्होंने 200 के नोट को एज अ टारगेट नोट चूज किया। 500 के भी नकली आते हैं, 2000 के भी आएंगे, पर सबसे ज्यादा जो घूम रहे हैं वो 200 के घूम रहे हैं। तो इस कारण, और एक तो वो वैसे ही जो बिजनेस गेम होती थी उसकी तरह सारे नोट कलर्ड कर दिए, तो एक पहचानने मुश्किल हो गए, ठीक है। तो अरे ये भी हुआ है कि लोगों ने वो बिजनेस गेम की ही नोट्स लोगों को चिपकाने शुरू कर दिए, उसके ऊपर लिखा होता है बैंक ऑफ प्लेइंग, ठीक है, हाँ, चिल्ड्रन बैंक जो भी है वो करके लिखा होता है, और लोग वही नोट दे जा रहे हैं आगे। तो इससे अब सारी दुनिया की सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी खुद की एक वर्चुअल करेंसीज बनाना चाहती है। अब वर्चुअल करेंसी को प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन ही होंगी, पर इसमें होगा कि हम लॉन्ग टर्म में एलिमिनेट ही करना चाहते हैं कि पैसे प्रिंट ही ना करवाने पड़े, मतलब सरकार नोट प्रिंट करने ही बंद कर दे, हर चीज एक डिजिटल ट्रांजैक्शन के तौर पे ऑनलाइन एग्जिस्ट करेगी। हाँ जी। अब हैकर से कैसे बचाएंगे, है तो कोई भी हैक कर ले, तुम्हारा भी कंसर्न दूर कर देते हैं। इसका सोल्यूशन आया बिटकॉइन के साथ, ठीक है। देखो जो बिटकॉइन है, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स को आइडिया कहां से आया, बिटकॉइन से। बिटकॉइन है एक क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कोड की हुई है, तो एक तरह से वो करेंसी है जो कंप्यूटर में कोड करके प्रोग्राम की हुई है और उसी के अकॉर्डिंग बन रही है। इसमें क्या होता है, फिर ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड कॉइन्स तुम्हें लगता है कि जितने मर्जी सिक्के जारी कर दो, फिर होता क्या, इस प्रोग्राम में फीड किया जाता है कि कितने टाइम बाद आपकी कितनी करेंसी रिलीज होनी है। जैसे अगर आपके बिटकॉइन की बात करूं, बिटकॉइन आपका हर 10 मिनट में एक बिटकॉइन, दुनिया में, पूरी दुनिया में हर 10 मिनट में सिर्फ एक बिटकॉइन रिलीज होता है। ये सिस्टम में प्रोग्राम किया हुआ है उसका कि हर 10 मिनट में सिर्फ एक बिटकॉइन बनेगा। वो बिटकॉइन, वो पर्सन, उसके बाद क्या है, जो सेंट्रल बैंक है वो किसे अलॉट करता है, हमारे केस में अगर बात करें, ठीक है, जब हम करेंसी बनाएंगे, यानी कि सेंट्रल, हाँ जी, तो यही तो यहाँ पे माइनिंग वो करेगा ना, जो सरकार करेंसी बनाएगी वहां तो सरकार ही माइनिंग करेगी ना। माइनिंग यही होती है, तुम्हें पजल सॉल्व करनी होती है बेसिकली। सी बिटकॉइन वैसे इलीगल है इंडिया में, पर बिटकॉइन हासिल करने के दो तरीके हैं, बता दो। एक तो है तुम खरीद सकते हो बिटकॉइन, ठीक है, पर एक बिटकॉइन की कीमत ऑलमोस्ट 40 लाख के करीब है, ठीक है। दूसरा तरीका बिटकॉइन का जो है लेने का, वो है माइन कर लो। माइन में क्या होता है कि तुम्हें पूरा कंप्यूटर सेटअप बनाना पड़ता है, तुम खुद करेंसी जनरेट कर सकते हो। उसमें होता क्या है, ये जो प्रोग्राम बना है ना, प्रोग्राम तुम्हारे आगे, तुम्हारे कंप्यूटर के आगे एक पजल देता है, तुम्हारे कंप्यूटर को थ्रू कोडिंग, तुमने प्रोग्रामिंग से अगर वो पजल सबसे पहले सॉल्व कर ली, तो बिटकॉइन तुम्हें अलॉट हो जाएगा। तो लोग इस तरीके से भी बिटकॉइन कमाते हैं, ठीक है। तो जो दुनिया भर में चल रहा है, हाँ, तो वो तो फिर ऑब्वियसली बिजली तो जाएगी, और हीटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हीट बहुत होता है, एसी लगाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा कूलिंग सिस्टम बैठाना पड़ता है। हाँ जी, जो तुमने खरीदा है ना वो भी ट्रेड ही हुआ, तुमने भी तो किससे खरीदा ही है, यही तो ट्रेड होता है। तुमने पैसे दिए उसकी जगह बिटकॉइन लिए, यही तो ट्रेड है। लीगल टेंडर नहीं है वो। सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया था कि एक कैलकुलेट किया था कि आप अपनी वो सिक्योरिटी को बढ़ा दीजिए, आप ऐसे कैसे बैन कर सकते हो। जजमेंट दिया था, पर गवर्नमेंट अभी तक, खैर आपकी जो आरबीआई है, हाँ जी, बैंड इन इंडिया, हाँ तो वही तो लिखा है, से नो लॉन्गर वैलिड।
अनरेगुलेटेड डोमेन है, वो तो मैं बता ही रहा हूं। बताता हूं बिटकॉइन क्या है, ये क्यों ग्रे एरिया पड़ता है। आपके बिटकॉइन की वार्निंग जारी हुई है सरकार की तरफ से कि जिनके पास बिटकॉइन है उन्हें हम किसी टाइम पे उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करेंगे। सरकार को क्या लेना देना है कि लोग बिटकॉइन, इथेरियम ये सब खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे। देखो, सरकार का तुम्हारे ऊपर अल्टीमेटली कंट्रोल सिर्फ दो चीजों से है। कोई दुनिया की गवर्नमेंट ये दो कंट्रोल छोड़ना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। तुम सरकार की बात ही सिर्फ दो चीजों का कारण मान रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज सिर्फ तुम दो चीजों से करते हो। एक है डिफेंस, क्योंकि उनके पास आर्म्ड फोर्सेस है। दूसरी है करेंसी। अल्टीमेटली अगर तुम पेपर देखोगे, है तो तुम्हारा नोट एक सिर्फ कागज का टुकड़ा ही ना, उसके ऊपर उन्होंने गारंटी लिख के दी है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि बेरर को इसके बदले की उतनी वैल्यू मिल जाएगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो वो तो फिर पीछे पेपर ही रह गया ना। जहां जहां जिस कंट्री में गवर्नमेंट सी खत्म होगी, वहां पे जितने लोगों के पास जो बिलियनर भी थे ना, रातों रात बैंकक्रप्ट हो गए, क्योंकि उस वो बचा कागज। अब चाहे उसे लोड़ी पे जला लो या जैसे मर्जी उसकी जहाज बना लो, उसका कोई फायदा नहीं रहता। फिर वो सारी करेंसी खत्म हो जाती है। करेंसी सिर्फ तब तक है जब तक पीछे गवर्नमेंट उसे बैक कर रही है। हाँ बिल्कुल, जिम्बाब्वे की नहीं बची, वेनेजुएला की नहीं बची, सोमालिया। नहीं 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 नहीं, ये क्या करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं, ऐसे नहीं जैसे वेनेजुएला या जिम्बाब्वे जैसे हो गया। जिम्बाब्वे ने क्या किया था, एक सबको एक गरीबी का सोल्यूशन सोचता होगा कि अगर सारे इंडिया में गरीब हैं, और आपके प्रधानमंत्री ने वादा भी किया था सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, कभी भी किसी को हम, मतलब गरीबी का दूसरा सोल्यूशन, गरीबों को पैसे क्यों नहीं दे देती सरकार, छाप तो खुद ही रही है, ऐसे क्यों नहीं छाप लेते। तुम्हें लगातार ये सप्लाई जो है ना, ये हमेशा मेंटेन करनी होती है। आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी सिर्फ दो चीजों के ऊपर चलती है, डिमांड और उसकी सप्लाई। अगर तुम मार्केट में पैसा ज्यादा डाल दोगे तो हमेशा प्राइसेस बढ़ जाएंगे। देखो, अगर मैं कहूं कि सबके अकाउंट में 15 लाख आ गए, आज मिनिमम तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस कितना हो सकता है? आज जीरो हो सकता है, नेगेटिव में भी चला जाएगा चलो, पर जीरो तो एक थ्रेशोल्ड है ना। पर अगर सबके अकाउंट में 15 लाख आ गए, 15 लाख की वैल्यू जीरो के बराबर है, क्योंकि जो सबके पास है, ऐसा तो हर चीज, ऐसा क्यों है कि हर कोई सब कुछ नहीं खरीद सकता। कोक वाला दे दूं एग्जांपल? ठीक है, तुम्हारे कहने पे दे देते, ये लो। हाँ, स्प्राइट बेच रहे हो, ठीक है, तुम दुकानदार हो, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ एक बॉटल पड़ी है स्प्राइट की, ठीक है, कोक नहीं बेचते इस बार स्प्राइट बेचते, पेप्सी बेच लेते हैं, कंपनी बदल देते हैं। अरे मेरी ड्राइंग ऐसी है। चलो परफ्यूम लगा लो, कंसेप्ट ही चेंज कर दिया। तुम्हारी परफ्यूम की शॉप है, एक ही परफ्यूम है तुम्हारी दुकान में, ठीक है, और ऑप्शन में कोई नहीं है, सिर्फ एक ही परफ्यूम है, और मार्केट में डिमांड भी इसी परफ्यूम की है, ठीक है। तुम्हारे पास 3 कस्टमर्स आते हैं, ए बी सी। परफ्यूम में थोड़ा रेट बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, वैसे अभी भी सस्ता रख रहा हूं, हजारों में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि एग्जांपल देना है, ठीक है। इसका वैसे प्राइस था 100, ठीक है। ए अपने साथ पूरे 100 रुपए लेके आता है, बी लेके आता है 110, और ये लेके आता है 112, ठीक है। 2 रुपए कहीं जेब में मिल गए उसे, 112 मिल गए। तीनों को चाहिए ही चाहिए ये परफ्यूम, बहुत जरूरत है, ठीक है। और उन्हें, हाँ जो भी, चलो, उन्हें ये परफ्यूम चाहिए ही चाहिए, और तुम्हारे पास सिर्फ एक बॉटल है, तुम किसे बेचोगे और कितने की बेचोगे? इससे क्यों नहीं बेचोगे एक को? कीमत भी तो 100 थी। बिल्कुल, तीनों को जरूरत है ना उस चीज की, और तीनों के पास मिनिमम वैल्यू तीनों के पास है, 100 रुपए तो तीनों ही लेके घूम रहे हैं। फिर होगा क्या, जो सबसे ज्यादा दे पाएगा तुम उससे दोगे, तो ये दोनों कहेंगे, मतलब कम से कम भी एक की बेचोगे, इसके पास 2 रुपए ज्यादा है ना, ठीक है।
तो तुमने क्या किया, चलो पूरे 12 में लगा लेते हैं कि पूरे ले लिए तुमने, लालची हो थोड़े। तो हुआ क्या है, तुमने जो बॉटल पहले 100 की थी अब उसे 112 की बेचा। यही तो इन्फ्लेशन होती है, जो महंगाई कहते हैं वो इसी तरीके से तो होती है। महंगाई आती कहां से, डिमांड और सप्लाई में जब मिसमैच होता है। अगर डिमांड ज्यादा होगी किसी चीज की, इसकी डिमांड ज्यादा है, बन उतनी नहीं रही, सप्लाई कम है, महंगा अपने आप। हर कंपनी तुम्हारे साथ ऐसे ही तो करती है। जो आईफोन है ये 1.5 लाख के क्यों हुए हैं, वो पीछे जानबूझ के सप्लाई कम करते हैं। मार्केटिंग की, डिमांड बढ़ाई, सप्लाई कम रखो। लोग 1.5 लाख रुपए लेके भी लाइन में खड़ने को तैयार, ठीक है। उन्हें जब पता है कि हम साल में 1.5 करके भी उतने बेच लेंगे, तो प्राइस कम करने की क्या जरूरत है, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करो, ज्यादा बेचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इन्फ्लेशन ऐसे काम करती है। तो सारी की सारी, इसलिए करेंसी अनलिमिटेड नहीं प्रिंट कर सकते। करेंसी हमेशा इस प्रिंसिपल पे प्रिंट होती है कि कितनी जरूरत है करेंसी की। जितनी इंडिया की जीडीपी बढ़ती रहेगी, जितनी मार्केट में करेंसी की डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई लगातार नजर रखता है कितने पैसे बैंकिंग साइकिल में आए हैं, कितने पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं। लगातार रोज अकाउंट्स जाते हैं और इसी से आगे फॉरकास्ट किया जाता है कि हमें कितने नोट प्रिंट करने की जरूरत है या कितने नोट पीछे विड्रॉ करने की जरूरत है। अगर तुम्हारे लेट्स सपोज ज्यादातर लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे शिफ्ट करके यूपीआई यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नोट रख ही नहीं रहे, फिर लॉन्ग टर्म में सरकार अपने आप देखेगी कि इतने नोट हमें छापने की जरूरत ही नहीं है, निकालना शुरू कर देंगे वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दोनों साइड पे करेंसी ऑपरेट करती है। ये जो करेंसी आपके इंडिया में, अच्छा आप किसी दुकानदार के पास डॉलर लेके जाओगे, यूरो लेके जाओगे इंडिया में, क्या वो ले लेगा? क्यों नहीं लेगा? करेंसी तो वो भी है दुनिया की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है। अगर तुमने डॉलर एक्सेप्ट कर लिया, तुमसे किसी ने ना लिया, तुम क्या करोगे डॉलर का? बाहर जाने की वेट करोगे, बाहर जा खर्चा करेंगे। तो होता क्या है, हर कंट्री में एक लीगल टेंडर होता है। ये जो वर्ड है लीगल टेंडर का मतलब है वो चीज जिसे सरकार की बैकिंग है, ठीक है। हमारे यहाँ पे लीगल टेंडर में जो आपका रुपी नोट है, जो फिजिकल नोट है, इस टाइम सिर्फ वही इंडिया में लीगल टेंडर है। सिर्फ लीगल टेंडर जो आपका फिजिकल नोट है, कोई भी हो, चाहे 2000 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 1 रुपए का नोट क्यों ना हो, सरकार की उसे बैकिंग है, उसे कहते हैं लीगल टेंडर। तुम्हें इंडिया में कोई भी मना नहीं कर सकता तुमसे नोट लेने से। अगर तुम किसी के पास जाते हो और वो तुमसे करेंसी लेने से मना कर दे, तुम उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कोई भी तुमसे, मतलब ऐसा नहीं नकली नोट जाके दे रहे हो तो वो मना कर सकता है, असली नोट कोई इंडिया में नहीं मना कर सकता। पर सिर्फ करेंसी ही लीगल टेंडर है। अब किसी दुकानदार को कहो कि मुझे तो कार्ड ही स्वाइप कराना है और वो कहे मेरे पास मशीन नहीं है, वो लीगल टेंडर नहीं है, वो फैसिलिटीज है। लीगल टेंडर सिर्फ एक है, वो है करेंसी। अब लॉन्ग टर्म में अब यही चीज की प्रॉब्लम है ना कि फिर हर बंदा डिजिटल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी नहीं रखेगा। इसीलिए सरकार अब क्या कर रही है, डिजिटल करेंसी बना रही है। जब डिजिटल करेंसी बनाएगी सरकार, उसे लीगल टेंडर का स्टेटस मिलेगा। यानी कि इंडिया में किसी हर पर्सन को डिजिटली ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं करते तो नॉन बेलेबल ऑफेंस वहां पे बन जाएगा। अब संगम के ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आते हुए कि हैकिंग हमने पूछा, किसने पूछा? नहीं पूछा। हैकिंग का जवाब आया था, ये सारी थिंकिंग ही शुरू हुई जब बिटकॉइन आया। बिटकॉइन ने एक नया रास्ता दिखाया। बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑपरेट करता है जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब ये ब्लॉकचेन क्या होती है? आपके जितने भी मल्टीपल सर्वर्स या डिवाइसेस जो हैं, इन सबसे सबको ना एक नेटवर्क के तौर पे एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सब एक दूसरे से एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे।
अब इसका पर्पस क्या है, जब भी इन सारे सर्वर्स में क्या होता है, हर सर्वर में ना एक अलग से आपकी लॉग बुक मेंटेन होगी। लॉग बुक का मेंटेन है कितने पैसे आए कितने पैसे गए। अब ये नहीं है कि सिर्फ जो इस पे रजिस्टर्ड लोग हैं वही, हर सर्वर पे हर पर्सन का डेटा होगा। अब किसी भी लेट्स सपोज ए पर्सन ने बी पर्सन को 10 रुपए भेजे, ये जब भी ट्रांजैक्शन होगी ये हर जगह रजिस्टर हो जाएगी कि 10 रुपए ए ने बी को 10 रुपए भेजेंगे। इससे क्या होगा, हर सर्वर दूसरे से वेरीफाई करेगा कि क्या तुम्हारे पास भी सेम रिक्वेस्ट आई है 10 रुपए भेजने की। अगर सारे सर्वर्स के पास एक टाइम पे रिक्वेस्ट आई होगी वो तभी अप्रूव होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये मतलब सेकंड्स में हो जाएगा, हमें नहीं एहसास होगा, पर एक ही सेकंड में ये डेटा सारे सर्वर्स पे जाएगा, वेरीफाई, अगर सबके पास एक टाइम पे पहुंची है वेरीफाई होगा और पेमेंट अप्रूव हो जाएगी। ये सेकंड्स में होगा सब कुछ। अगर अब हैकर्स क्या कोशिश करेंगे, हैकर क्या कोशिश करेगा किसी के अकाउंट से पैसे निकालने की, हैकर एक टाइम पे सिर्फ एक ही सर्वर को एक्सेस कर पाए, इसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, ये सर्वर बाकियों से वेरीफाई करेगा कि तुम्हारे पास ये रिक्वेस्ट आई है या नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा एक नहीं तो 2 सर्वर कनेक्ट कर लोगे, सर्वर्स तो हजारों में होंगे, कितने सर्वर्स जोड़ लोगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये हैक प्रूफ है, तुम बिटकॉइन जैसी चीजों को हैक नहीं कर सकते, क्योंकि एक लॉग बुक, सारे अपनी अपनी लॉग बुक मेंटेन कर रहे हैं। अगर बाकियों के पास, सर्वर के पास, एक भी सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं आई, वो सारी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी। तो कोई किसी के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है जबरदस्ती, वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि बाकी सर्वर्स के पास रिक्वेस्ट नहीं गई है ये पैसे इधर से इधर भेजने की, ठीक है, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे सिक्योर बनाया जाएगा, ठीक है। इंडिया जो डिजिटल करेंसी बना रहा है उसका नाम हम रख रहे हैं लक्ष्मी, ठीक है। तो उस पे गांधी जी की फोटो नहीं होगी, ठीक है, वो फोटो ही नहीं होगी क्योंकि वो तो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। क्या चीज? फिएट मनी होता है जो सबसे ज्यादा यूज होती है। फिएट मनी और लीगल टेंडर में क्या फर्क है, तुम्हारी अपनी कंट्री में मल्टीपल लीगल टेंडर्स भी हो सकते हैं। जैसे जिम्बाब्वे का मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, जिम्बाब्वे ने वही सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया, जिम्बाब्वे ने वो अप्लाई किया कि देश में गरीबी है, सबको पैसे बांट दो। अब उसके कारण हुआ क्या, जिम्बाब्वे में सबसे बड़ा नोट 10 या 100 मिलियन का कुछ नोट भी एग्जिस्ट करता है, तो उस पूरे पे 10000 करके एक नोट है वो, ठीक है। तो यानी कि जिम्बाब्वे में हर पर्सन मिलियनेयर है, पर तुम एक वो नोट लेके जाओगे ना, तुम्हें ब्रेड का सिर्फ वो पैकेट आएगा, क्योंकि सबके पास उतने हैं तो आता कुछ भी नहीं। तो हुआ क्या, उनकी पूरी करेंसी, जिम्बाब्वे की पूरी करेंसी, जिम्बाब्वे डॉलर जो थे वो फेल हो गए। तो फिर जिम्बाब्वे ने क्या किया, जिम्बाब्वे ने अमेरिकन डॉलर को ही अपनी करेंसी बना दिया। जो कंट्रीज अपनी करेंसी खुद मेंटेन करने में फेल हो जाती है ना, वो फिर अमेरिका, जो दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर चलता है अमेरिकन डॉलर, उन्हें अपनी लीगल करेंसी बना लेते हैं। हाँ सुनता है, ये तो आपकी बात सही है कि डिजिटल करेंसी इलिटरेट लोग कैसे यूज करेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि हम डिजिटल करेंसी बनाएंगे तो हम अपनी फिजिकल करेंसी खत्म कर देंगे या ये आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस बंद कर देंगे। ये सिर्फ एक नया ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं जो आने वाले 50-60 साल तक हम अपनी पॉपुलेशन को उस तरीके से ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे और फिर अपनी करेंसी उतने टाइम में एलिमिनेट करते जाएंगे, ठीक है। हाँ वही, पर वो सिखाना पड़ेगा ना तुम्हें, ये ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है। सी पैसे के मामले में ना हर कोई डरता है, एक जीरो भी ज्यादा डल गई, मेरे पैसे कहाँ गए, क्यों गए। सी लोगों को डिजिटल वर्ल्ड पे थोड़ा ट्रस्ट इसीलिए कम है कि कहाँ गए पैसे, कैसे ट्रैक करेंगे ये सब कुछ। तो सरकार को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ही बहुत टाइम लगेगा, सबसे बड़ा काम ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा सरकार को। पर एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा फिर धीरे धीरे सरकार फिजिकल नोट तो खत्म ही कर देगी।
क्योंकि लोगों का धीरे धीरे माइंडसेट भी यही बनता जा रहा है, ना नोट कैरी करना चाहते हैं और हैंड्स फ्री होना चाहते हो। पहले वॉलेट से वॉलेट्स भी छोटे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे गायब भी हो जाएंगे। आजकल तो फोन के बैक साइड पे कवर के अंदर ही कार्ड डाल के बस चल पड़ते हो या पैसे डाल के चल पड़ते हो, ठीक है, क्योंकि हाथ फ्री रखने की आदत पड़ रही है, ठीक है। तो वो जो जनरेशन आ रही है, तुम्हें उसी के साथ गवर्नमेंट को भी अपने स्टेप्स मैच करने पड़ते हैं। तो उसके साथ ही सारी चीजें, टेक्नोलॉजी जो इमर्ज हो रही है वो इसके थ्रू होगी, ठीक है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। इसमें कोई भी डाउट हो किसी को, कोई भी किसी भी करंट अफेयर में? करेंसी टू जीडीपी रेशियो फिर से बता दूं कि कंट्री की जीडीपी कितनी है वर्सेस उन्होंने फिजिकल करेंसी कितनी प्रिंट की है उसके। अगर ये बहुत ज्यादा हाई होती है तो इसका मतलब है यहाँ तुम्हारे देश के लोग फिजिकल मनी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन से, या और दूसरी चीज तुम्हारे यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस की लिटरेसी कम है, तुम्हारा देश अभी फाइनेंशियल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। और इंडिया की यही प्रॉब्लम है, इंडिया में करेंसी टू जीडीपी रेशियो हाई मानी जाती है, इंडिया की हाई है, अराउंड 11% है, ये हाई मानी जाती है 11%, ठीक है। स्वीडन जैसे देश 2% पे आ गए हैं, यानी कि स्वीडन में लिटरली करेंसी खत्म होने वाली है कुछ सालों में। हाँ वो कहते हैं कि बैंक बैलेंस के और एक्सपेंसेस को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, बस दे पेटीएम किया उधर से बैंक बैलेंस लॉन्ग टर्म में। अब वो तो देखो सीखना पड़ेगा उसके लिए, तभी तो फिर ये एप्स का बिजनेस आ रहा है, खाता ऐप, ये ऐप, वो ऐप, ऐड तो देखी होगी इनकी, तो वो इसीलिए ही है कि इस तरीके से एक्सपेंसेस मेजर करो, वो अपने आप रिकॉर्ड कर देते हैं ट्रांजैक्शंस को, कितने आए कितने गए, तो इसलिए पॉपुलर की जा रही है ये लोगों के लिए। ये भी फिर तभी तो बिजनेस बना ये एप्स का जो बिजनेस है, लोग बिजनेस यहीं से तो ढूंढते हैं। ये जो सारे ई बिजनेसेस हैं, वो जो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सी एंटरप्रेन्योरशिप की सिर्फ एक बात है, कोई फिजिकल वर्ल्ड में प्रॉब्लम ढूंढ लो, फिजिकल वर्ल्ड में प्रॉब्लम ढूंढ ली, उसका ई सोल्यूशन अगर तुम्हें मिल गया, वो चीज पक्का चलती है। हर चीज जो भी तुम्हारे जितने भी हिट स्टार्टअप है, एक तरह से फिजिकल वर्ल्ड की तो प्रॉब्लम है। करेंसी कैरी नहीं करनी थी या करेंसी कम पड़ जाती थी, तभी तो पेटीएम जैसी एप्स फेमस हुई, ठीक है। तुम्हें सारी चीजें यहाँ लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, यहाँ तुम्हें घर पे चाहिए थी, तभी तो अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी चीजें फेमस हुई। हर चीज का आइडिया यहीं से आता है, ठीक है। तो यहीं से शुरू होती है। हाँ हाँ, जूम ऐप इतनी फेमस होगी, जूम क्या है, एक बहुत बड़ी बैरियर, जूम बहुत पुरानी ऐप है, ठीक है। हाँ, ये जोमेटो तो चलो तब भी पहले चलता था, हाँ, ये भी बहुत पुरानी ऐप है जूम, पर लॉकडाउन में अचानक ही पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर हुई जूम, ठीक है। ये भी, और जो दूसरी कई स्कूल्स यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो भी बहुत पुरानी है। गूगल मीट तो चलो उन्होंने पहले वो बनाया हुआ था, उसे एडवांस किया, हाँ, मतलब उन्होंने मार्केट देखी, पर ये जो पहले ही बने बैठे थे ना, तभी तो इतनी मार्केट कैप्चर करके। बिल्कुल पेशेंस चाहिए, वो तो है ही, कितने कितने साल अगलों ने घाटे में बिताए हैं या बिना एक भी रुपए कमाए बिताए हैं। तो पिछले साल जूम ने क्या कहते हैं $10 बिलियन+ का रेवेन्यू सिर्फ 2020 में किया, इन्हें तो मजा ही आ गया कोविड में। वो तो कहते ही बार बार ही आता रहे ठीक है। तो ये तो अपने आप में इसलिए चीजें हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।